हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं एंटीकोगुलेंट के बारे में। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? ड्रग्स यूज टू रिड्यूस या प्रिवेंट द कोएबिलिटी ऑफ ब्लड या प्रोलॉन्गिंग टू क्लॉटिंग। कोई भी ड्रग जो ब्लड कोगुलेशन को रोकता है वो एंटीकोगुलेंट कहलाए। इसके यूज देख देते हैं। थ्रोम्बिक डिसऑर्डर में जैसे कि स्ट्रोक और हार्ट अटैक में एंटीकोगुलेंट का यूज कर। दूसरा, यूज इन मेडिकल इक्विपमेंट सच ए टेस्ट ट्यूब, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग या डायलिसिस इक्विपमेंट। इसका यूज हम क्या में करते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग, ब्लड को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए जो भी बैग यूज करते हैं उसमें हम एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं ताकि कोगुलेंट ना हो या कोगुलेट ना हो, या डायलिसिस इक्विपमेंट में यूज करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम क्लासिफिकेशन का, कौन कौन सी ड्रग इसमें यूज होती है। तो इसको क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? पहले यूज्ड इन वीवो, जो कि शरीर के अंदर होगा। वीवो में क्या आता है? पहला पेरेंट्रल, दूसरा ओरल एंटीकोगुलेंट। पेरेंट्रल मतलब कि जो कि स्टमक जो होता है उसको बाईपास करता है। ओरल एंटीकोगुलेंट मतलब कि जो कि ओरली लिया जाएगा। पेरेंट्रल में क्या आता है? हिपैरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन और हिपैरिनॉइड। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन में क्या आता है? इनॉक्सोपेरिन, और दूसरा आता है रविपेरिन। हिपैरिनॉइड्स में क्या आता है? हिपैरिन सल्फेट। दूसरा कैटेगरी आता है ओरल एंटीकोगुलेंट, इसमें क्या आता है? क्यूमरिन डेरिवेटिव्स और इंडोन डाइओन डेरिवेटिव। क्यूमरिन डेरिवेटिव्स में क्या आता है? वारफेरिन सोडियम आ जाएगा, बाईहाइड्रोक्सी क्यूमरिन आ जाएगा, इथाइल बाई क्यूमेज एसीटेट आ जाएगा। इंडाडाइओन डेरिवेटिव्स में क्या आता है? फिनोलिन डाइओन। इसके बाद हम देखते हैं यूज्ड इन विट्रो। विट्रो मीन्स कि आउटसाइड द बॉडी के लिए यूज होगा। इसमें क्या आता है? हिपैरिन। दूसरा आता है कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट में क्या आता है? सोडियम सिट्रेट हो गया, सोडियम ऑक्सीडेट हो गया, सोडियम ईडीटेट आ गया, मतलब कि ईडीटी। और जो सोडियम ऑक्सीलेट और सोडियम ईडीटेट है उसका हम यूज क्या में करते हैं? यूज्ड इन ब्लड टेकन फॉर इन्वेस्टिगेशन। जो भी ब्लड हम इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करते हैं ताकि वो कोगुलेट ना हो, इसके लिए हम क्या मिलाते हैं? सोडियम ऑक्सीलेट और सोडियम ईडीटेट। अब बात कर लेते हैं हिपैरिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हिपैरिन मैकेनिज्म क्या है? हिपैरिन क्या करता है? एक्टिवेट प्लाज्मा एंडोथ्रोम्बिन थर्ड। हिपैरिन क्या करता है? प्लाज्मा एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को एक्टिवेट करेगा और फिर क्या बनाएगा? द हेपेरिन 83 कॉम्प्लेक्स बनाएगा। पहले एक्टिवेट करेगा एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को, फिर हेपेरिन 83 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसके बाद क्या करेगा? इन एक्टिवेट द क्लॉटिंग फैक्टर ऑफ द इंट्रिंसिक या कॉमन पाथवे 10, 9, 11, 12 मतलब 13, और क्या करेगा? इनएक्टिवेट कर देगा इन दिस पाथवे को, बट नॉट अफेक्ट 7 फैक्टर ऑफ द इंट्रिंसिक पाथवे। ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के 7 फैक्टर को अफेक्ट नहीं करेगा। द एंटीकोगुलेंट एक्शन मेनली बाय इनहिबिशन ऑफ फैक्टर 10 एज वेल एज थ्रोम्बिन, जो कि सेकंड फैक्टर है, मीडिएटेड कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। हिपेरिन क्या करता है? मेनली पहले एंटीथ्रोम्बिन थर्ड से मिलेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा और दिस क्लॉटिंग फैक्टर को इनएक्टिवेट कर देगा, जिसमें मेनली क्या है? 10 क्लॉटिंग फैक्टर और सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर। सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर क्या बोलते हैं? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन का मेन काम क्या होता है? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने में। ये रहा हिपेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके बाद हम हिपेरिन का एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। हिपेरिन का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाएगा। इसके यूज देख लेते हैं। यूज क्या होता है? मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हो जाएगा, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन यूज करोगे। डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है, उसमें यूज करते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं वारफेरिन का। वारफेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। अब देखते हैं वारफेरिन। वारफेरिन क्या करेगा? ये मेनली विटामिन के को बनने से रोकेगा। जो विटामिन के ही क्या करता है? क्लॉटिंग फैक्टर को बनाता है, जो कि इंपॉर्टेंट हो गई। ये NADH से NAD में कन्वर्ट होगा तो विटामिन के इपॉक्साइड से क्या बनेगा? विटामिन के हाइड्रोक्विनोन। तो कौन सा हार्मोन यूज होगा? विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज। जो एंटीकोगुलेंट होता है वो विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज को ब्लॉक कर देता है, जिससे जो विटामिन के हाइड्रोक्विनोन यहाँ कन्वर्ट होगा विटामिन के इपॉक्साइड में रिटर्न। तो यहाँ से क्या बनेगा? जो डिकार्बोक्सिलिक प्रोथ्रोम्बिन है, क्लॉटिंग फैक्टर 7 है, 8 है, 9 है, 10 है,
वो डिकार्बोक्सिलेटेड फॉर्म में है वो कन्वर्ट होगा प्रोथ्रोम्बिन में, मतलब कि एक्टिवेटेड फॉर्म में। जो डिकार्बोक्सी प्रोथ्रोम्बिन है वो प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म है। और 7, 9, 10 ठीक। वॉर्फिन का मेनली क्या एक्शन है, वो क्या करता है, विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज को ब्लॉक कर देगा, जिससे कि जो NADH है वो NAD में कन्वर्ट नहीं होगा। तो विटामिन के इपॉक्साइड विटामिन के हाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे जो डिकार्बोक्सी प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और भी जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो नहीं बन पाएंगे।